काव्या, जिसकी उम्र 22 वर्ष रहती है। काव्या के परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। काव्या इंजीनियरिंग कर रही होती है। काव्या के पिता का यह सपना रहता है कि उनकी बेटी पढ़ लिख करके इंजीनियर बने। काव्या अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए हॉस्टल में रह करके प्रयागराज पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। काव्या, जिसका कोई भाई बहन नहीं रहता है, वो अपने माता पिता की इकलौती रहती है। काव्या अपने पिता के सपनों को साकार करने में दिन रात जुटी रहती है, लगी रहती है। वो इलाहाबाद के कटरा में रह करके तैयारी कर रही होती है। तभी उसके फोन पर सुबह 7:30 से 8 के बीच फोन आता है। जैसे ही काव्या फोन उठाती है तो घबरा करके वो सीधे बस पकड़ती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि बहुत भीड़ लगी हुई है। काव्या भीड़ को चीरते हुए जब अंदर घुसती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि जो कुछ वो देख रही है उसमें कोई सत्यता भी है, क्योंकि काव्या, जिसके सामने उसके माँ और पिता दोनों के शव रखे रहते हैं। ऐसे में जब बेटी अपने माता पिता के शव को एक साथ देखती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाती है। किसी तरीके से जो रिश्तेदार रहते हैं, आस पड़ोस वाले रहते हैं, वो काव्या को संभालने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, एक लड़की के लिए जो कि इकलौती है, उसके माता पिता ही उसका सब कुछ होते हैं। लेकिन जब वही माता पिता अचानक इस दुनिया को छोड़ करके चले जाए तो फिर एक बेटी खुद को कैसे संभालेगी, कैसे उसका जीवन चलेगा, ये तो केवल वही जानता है जिसके ऊपर ऐसी मुसीबत आन पड़ती है। अब रिश्तेदार किसी तरीके से काव्या को समझाते हैं, लेकिन काव्या समझने का नाम नहीं लेती है। इतना ज्यादा रो रही होती है कि कई बार बेहोश हो जाती है। अंतिम संस्कार होने का समय, मुहूर्त नजदीक आ जाता है, निकट आ जाता है, लेकिन काव्या की ऐसी स्थिति नहीं होती है कि वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सके, उन्हें मुख अग्नि दे सके। 2-4 महिलाएं जो होती हैं वो किसी तरीके से काव्या को संभालती हैं और उसके कांपते हुए हाथों को पकड़ करके मुख अग्नि देती हैं। समय तो बीत जाता है, लेकिन जो जख्म काव्या के दिल पर लगा था उसकी भरपाई नहीं हो पा रही थी। काव्या गुमसुम रहने लगती है, परेशान रहने लगती है। ऐसे में जो काव्या के बड़े पापा रहते हैं, यानी कि काव्या के पिता के जो बड़े भाई रहते हैं, वो काव्या को अपने साथ अपने घर पर लेकर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि काव्या का मन बहल जाएगा, क्योंकि उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे रहते हैं। सह परिवार रहता है, पूरा घर भरा रहता है। ऐसे में उन्हें लगता है कि अगर काव्या को हम अपने साथ ले जाएंगे, तो अपने पास रखेंगे, तो काव्या का मन बहल जाएगा। होता भी वैसा ही है। जब काव्या को वो अपने साथ लेकर के जाते हैं काव्या के बड़े पापा, तो काव्या धीरे धीरे उन सब लोगों में घुल मिल जाती है और फिर वो खुश रहने लगती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब काव्या अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोचती है। वो अपने बड़े पापा मुकेश शर्मा से कहती है कि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद दोबारा जाना चाहती हूँ। अब जो काव्या के बड़े पापा रहते हैं मुकेश शर्मा, वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ा रहे थे, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें प्रयागराज भेज करके वहां पर रूम दिला करके पढ़ाएं, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मैं रिटायर हो चुका हूं और कुछ भी काम काज नहीं करता हूं। ऐसे में तुम ही बताओ काव्या कि मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा। मैं मानता हूं कि मेरे छोटे भाई की तुम बेटी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा ब्याह किसी तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें माफ करना पढ़ा नहीं सकता हूँ। अब काव्या पूरे तरीके से टूट जाती है। उसके जो सपने रहते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। उसके पिता की जो ख्वाहिश रहती है कि उनकी बेटी इंजीनियर बने, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि माता पिता का उसके एक एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, जिसमें कि काव्या अपने माँ और बाप दोनों को खो देती है। काव्या अपने कमरे में जाती है और दहाड़े मारकर रोने लगती है। तो मुकेश शर्मा की बेटियां रहती हैं, बेटे रहते हैं, पत्नी रहती है। वो काव्या को समझाते हैं कि देखो, पढ़ाई लिखाई ये इतना जरूरी नहीं है। अब तुम्हारे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है, कल को हम भी नहीं रहेंगे, तो फिर ऐसे में तुम्हें किसी का सहारा चाहिए होगा, तुम्हारा खुद का परिवार होना चाहिए। ऐसे में जो वो सोच रहे हैं, तुम्हारे हित में सोच रहे हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए तुम परेशान ना हो, बल्कि जो वो कह रहे हैं उसे मान लो।
अब काव्या जो पढ़ाई का सपना रहता है, उसके पिता का जो सपना रहता है, उसे छोड़ देती है, मानो कि उसे भूल सी जाती है। अब ऐसे समय बीतता है, काव्या को मुकेश शर्मा के घर पर रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो जाता है। 1 साल तक तो काव्या के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एक दिन पूरा परिवार कहीं बाहर गया हुआ था। अब काव्या जो कि मुकेश शर्मा के घर में रहती है, तो पूरे घर का कामकाज वही करती है, खाना भी वही बनाती है। कहते हैं कि जब किसी के ऊपर से माता पिता का साया उठ जाता है, अगर कोई रिश्तेदार उसे अपने साथ लेकर के जाता है, तो वो उसे एक नौकरानी ही समझता है। ऐसे कुछ काव्या के साथ होता है। यहाँ तक तो काव्या के जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन उस दिन काव्या के साथ कुछ ऐसा होता है। जो मुकेश शर्मा रहते हैं, वो किचन में आते हैं। काव्या जैसे उन्हें देखती है तो कहती कि अरे आप लोग तो फंक्शन में गए हुए थे, बर्थडे पार्टी में गए थे, फिर कैसे आप लौट आए। मुकेश शर्मा कहते हैं कि देखो, मुझे लगा कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं वहां से चला आया। जब काव्या ये सुनती है तो उन्हें पीने के लिए 1 गिलास पानी देती है, लेकिन जो मुकेश शर्मा रहते हैं वो काव्या का हाथ पकड़ लेते हैं। काव्या कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। इस पर जो मुकेश शर्मा रहते हैं वो बेहाई दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने तुमको इतने दिनों से अपने घर पर रखा और अब तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो, तुम हमें खुश नहीं कर सकती हो। काव्या कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। अब जो मुकेश शर्मा रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। काव्या बहुत मना करती है, समझाने की कोशिश करती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अथक प्रयास भी अधूरा रह जाता है और फिर उसके साथ यानी कि उसकी जो इज्जत होती है वो तार तार हो जाती है। अब मुकेश शर्मा का ये हर रोज का हो गया था। वो छुप छुपा करके अपने परिवार से घर के पीछे हिस्से में काव्या को बुलाते और फिर काव्या के साथ ये सारी चीजों को अंजाम देते। रोज रोज के इन सब चीजों से इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो मन बना लेती है कि मुकेश शर्मा को रास्ते से ही हटा देगी। लेकिन काव्या अभी सोच ही रही होती है, तभी अचानक जो मुकेश शर्मा रहते हैं उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। अब पुलिस आती है, काव्या से पूछताछ करती है। काव्या की बातों में पुलिस वालों को विरोधाभास लगता है, इसलिए पुलिस वाले काव्या को अरेस्ट करके थाने ले आते हैं। मुकदमा भी काव्या के ऊपर दर्ज हो जाता है। काव्या पुलिस वालों से गुहार लगाती रह जाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है और जिस महिला डॉक्टर के पास तुम गई थी वहां से हमने तुम्हारी पूरी रिपोर्ट इकट्ठा कर ली है। हमारे पास तुम्हारी पूरी रिपोर्ट, शादी से पहले वो सब कुछ कर चुकी हो और हमें ये भी पता है कि तुम किसके साथ इन सब चीजों में विलिप्त थी। अब जैसे ही काव्या ये सुनती है तो कहती है कि मैं मानती हूँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ना तो मेरी इच्छा थी और ना ही मेरी मर्जी थी। मैं अपनी स्वेच्छा से ये सब कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे तो मजबूर किया गया था। पुलिस वाले कहते हैं कि इसी मजबूरी के नाते तुमने ही मुकेश शर्मा की हत्या की है, इसलिए तुम पर मुकदमा दर्ज हुआ है और अब तुम्हें सजा हो जाएगी। जैसे ही काव्या ये सुनती है, वहां एक महिला दरोगा रहती, उसके सामने हाथ जोड़ लेती और कहती कि मैडम, मेरे माता पिता नहीं, मेरी माँ नहीं और मैं आपको अपनी माँ के समान समझ रही हूँ। आप में मुझे मेरी माँ नजर आ रही है, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब जैसे ही वो महिला दरोगा सुनती है, जिनका नाम संध्या कुमारी रहता है, अब जैसे संध्या कुमारी ये सुनती है तो वो आश्वासन देती है कि देखो काव्या, अगर तुम सही हो तो तुम्हारी पूरी मदद की जाएगी। काव्या कहती कि मैडम मैं सही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इसके बाद जो संध्या कुमारी रहती हैं वो जांच पड़ताल शुरू करती हैं। जैसे संध्या कुमारी जांच पड़ताल आगे बढ़ाती हैं, वो मुकेश शर्मा के घर पर जाती हैं, उनकी पत्नी से, बेटे और बेटियों से सवाल करती हैं। संध्या कुमारी जो कि मुकेश कुमार के बड़े बेटे दीपक कुमार को अरेस्ट कर लेती हैं। अरेस्ट करने के बाद वो उसे थाने लेकर के आती है और उसे सख्ती से पूछताछ करती है। अब जो दीपक कुमार रहता है वो अपना जुर्म कबूल कर लेता और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपने पिता के साथ ऐसा किया है, क्योंकि मेरे पिता काव्या के साथ वो सारी चीजें कर रहे थे जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। काव्या मेरी बहन है और मेरी बहन के साथ ऐसा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया। अब जैसे संध्या कुमारी ये सुनती है तो वो दीपक को अरेस्ट करती है। काव्या बाइज्जत रिहा हो जाती है। अगर आज मुकेश शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो शायद वो जीवित होते। कहते हैं कि बुरे खेल का बुरा अंजाम होता है, ऐसे ही कुछ मुकेश शर्मा के साथ हुआ। बाकी आपका इस कहानी पर क्या विचार है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।